नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून का भ्रमण कर धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा में घायल हुए जवानों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना। राज्यपाल ने भर्ती जवानों से आत्मीय संवाद करते हुए उनके साहस, हिम्मत और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की तथा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्यपाल ने घायल जवानों से घटना से संबंधित अनुभव भी सुने और उनके मनोबल और जज्बे की प्रशंसा की। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से जवानों के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि उन्हें समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर जीओसी सब एरिया मेजर जनरल एमपीएस गिल सहित सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली में रक्षाबंधन के स्नेह का अनुपम दृश्य उस समय देखने को मिला जब आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कलाई पर एक महिला ने अपनी साड़ी फाड़कर उसका आरक्षा सूत्र बनाकर बांधा। इस दृश्य ने मुख्यमंत्री और उनके साथ मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया। अहमदाबाद के ईशनपुर की रहने वाली धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन के लिए आई थी। 5 अगस्त को धराली में आई भीषण आपदा ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अचानक आए मलबे और तेज बहाव से मार्ग पूरी तरह बंद हो गया और वे अपने परिवार सहित फंस गई। चारों ओर तबाही का मंजर, भय और अनिश्चितता का माहौल था। घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। इसी दौरान मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू हुए। रेस्क्यू टीमों ने कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास कर धनगौरी और उनके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। भय से कांपते चेहरों पर पहली बार राहत की मुस्कान आई। राखी बांधते हुए उन्होंने भावुक होकर कहा, मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने न केवल मेरी बल्कि यहाँ मौजूद सभी माताओं बहनों की एक भाई की तरह रक्षा की है। विगत 5 अगस्त को खीरगंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से हर्षिल धराली क्षेत्र में हुई त्रासदी के बाद से ही आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, फायर सर्विस और राजस्व आदि आपदा राहत दल रेस्क्यू कार्यों में जुटे हैं। घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण, रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ उत्तरकाशी पहुंचे। मातली में उनके द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की गई। सभी को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन अभिसूचना अंशुमान गढ़वाल, आयुक्त विनय शंकर पांडे, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप सहित पुलिस प्रशासन व आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद रहे। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को प्रातः से ही हेली के माध्यम से मातली व चिनियालीसौड़ पहुंचाने का सिलसिला जारी रहा। दोपहर 1 बजे तक 128 लोगों को आईटीबीपी मातली जबकि 76 लोगों को हवाई पट्टी चिनियालीसौड़ रेस्क्यू पर लाया गया था, जहां से सभी को सकुशल उनके गंतव्यों के लिए भेजा जा रहा है। प्रशासन ने बहुत मदद की है, रेस्क्यू किए, फ्री में एयर सेवा दे के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और साथ में अभी मेरी मुख्यमंत्री झारखंड उनसे भी बात हुई। उन्होंने हमें दिल दिया और चिंता ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब लोगों को किया जाएगा। सा क्या हम झारखंड सरकार, उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद। कुछ ने हमें घर जैसा रखा, उन्होंने अपनी फैमिली समझ के हमें वहाँ पे हमारा ध्यान रखा। हमें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम घर से बहुत दूर हैं। बहुत अच्छा आप उन्होंने सर प्रशासन की तरफ से कोई कमी पेशी कुछ नहीं? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं सर सुख सुविधाएं पूरी मिली सर? पूरी किसी से सर ऐसे कोई आपको ऐसा लगा हो कि कुछ? नहीं, कुछ नहीं। आई पर्सनली थैंक उत्तराखंड गवर्नमेंट और यहाँ पर वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स थे, मिलिट्री थी, वो दिन रात मेहनत कर लगे थे, सोए नहीं वो लोग हमारे लिए, वो लिटरली सोए नहीं, मतलब हमारी केयर के वो लोग ने अच्छे से। आप जहाँ कहाँ से आए 3 लोग बता दीजिए? हम लोग सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, आप 3 लोग? जी, सोलापुर महाराष्ट्र। सोनगाड़ व डबरानी के पास भागीरथी नदी के कटाव तथा हर्षिल एवं धराली आपदा स्थल पर मार्ग को सुचारू करने की कवायद भी जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान
गंगनानी के समीप लिमचा गाड़ पुल बहने से अवरुद्ध हाईवे पर वैली ब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है। इस पुल को बनाने के लिए बीआरओ के कर्मचारी दिन रात कार्य कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इस मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। चमोली जनपद के पीपलकोटी के समीप बनरे पानी के पास हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पैदल यात्रा के लिए अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। पिछले 32 घंटों से यहां पर भारी भूस्खलन के चलते हाईवे पे बाधित था, जिसे NHDCL के अथक प्रयासों से फिलहाल अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। हालांकि अभी सुरक्षा के दृष्टिगत सिर्फ पैदल आवाजाही सुचारू की गई है। सैकड़ों तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित रूप से दूसरे छोर पर पहुंचाया गया है। पैदल आवाजाही सुचारू होने पर जहां वो 2 दिनों से ज्योति मठ क्षेत्र में फंसे सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है, वहीं पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस टीम मौके पर मौजूद है और यात्रियों को सुरक्षित मार्ग से निकाला जा रहा है। अभी भारी वाहनों व 4 पहिया वाहनों की आवाजाही हाईवे से संभव नहीं है। वहीं अब मार्ग को पूर्ण रूप से खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें धराली आपदा पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरह से धराली में आपदा आई है, सरकार को पहले ही चेत जाना चाहिए था। सरकार तब ही क्यों जागती है जब आपदा आकर चली जाती है। उत्तराखंड हिमालय राज्य है और यहाँ पर आपदा कभी भी आ सकती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम करती है। भूगर्भीय वैज्ञानिक सरकार को चेताने का काम करते हैं। पर्यावरणविद भी प्रदेश की संवेदनशीलता को लगातार आगाह करने का काम करते हैं। फिर सरकार की तत्परता क्यों नजर नहीं आती है। कि आपदा प्रबंधन को लेकर के और थराली की घटना के बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जरूर हुई, उसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा भी जरूर की होगी। लेकिन जब घटना घट गई है, जब चिड़िया खेत चुग कर के चल गई है, उसके बाद पछताने से क्या होगा। आप पहले क्यों नहीं जागते हैं। ये आपदाग्रस्त प्रदेश है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने का काम करती है। भूगर्भीय वैज्ञानिक सरकार को चेताने का काम करते हैं। पर्यावरणविद जो है प्रदेश की संवेदनशीलता के बारे में लगातार आपको आगाह कर रहे हैं। फिर आपकी तत्परता नजर क्यों नहीं आती है। जो वैज्ञानिकों की चेतावनियां हैं, जो इसरो की जो है सर्वे रिपोर्टें हैं, उसको आप दबा करके क्यों बैठे। जब घटनाएं घट रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, संपत्ति का नुकसान हो रहा है, उसके बाद घड़ियाली आंसू आप बहा रहे हैं। और अगर पहले आपने उपाय किए होते तो निश्चित तौर पर जो है वहां पर जो नुकसान है वो कम से कम होता, लोगों की जान माल की रक्षा भी हो सकती थी। लेकिन अब जो है हवा में हाथ पैर मारे जा रहे हैं और सरकार को अब भी चेतना चाहिए। आपको पूरे प्रदेश की संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्र सरकार का भी सहयोग लेना चाहिए। लेकिन 2014 से डबल इंजन की सरकार का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पे कब उतरेगा, कब इस प्रदेश को उसका लाभ मिलेगा, कब जो है आपदा में नुकसान कम होगा, कब जो है लोगों की जानों की रक्षा होगी, ये बड़ा सवाल है। लगातार जनता, विपक्ष और वैज्ञानिक सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। देश के पहले राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क को आज 9वें साल पूरे हो गए हैं। 8 अगस्त 1936 को स्थापित ये पार्क न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यही वह जगह है जहां से देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी और आज भी ये वन्य जीव संरक्षण का सबसे मजबूत उदाहरण माना जाता है। स्थापना दिवस के मौके पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने पार्क के इतिहास, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की जो अधिसूचना थी वो 1936 में जारी की गई थी, जो कि देश का और मेनलैंड एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में डेवलप हुआ। उस समय ये 324 स्क्वायर किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल था,
जो 1966 में बढ़ के 520 स्क्वायर किलोमीटर हो गया और फिर इसमें जो सोलंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया ऐड हुआ, बाकी जो क्षेत्र थे वो भी ऐड हुए और आज इसका क्षेत्रफल जो है वो 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बनने से पूरे क्षेत्र का विकास हुआ है। यहाँ पर इको टूरिज्म जो है वो बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया है। हमारे यहाँ करीब 3.5 लाख टूरिस्ट जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आते हैं और अगर पूरे लैंडस्केप की बात करें तो कई ज्यादा टूरिस्ट इस क्षेत्र में आते हैं और यहाँ से वन्यजीव संरक्षण का जो संदेश है उसको लेके जाते हैं। देखिए, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में आज से 89 साल पहले प्रसिद्ध शिकारी और कथा लेखक जो है जिम कॉर्बेट, उनकी परिकल्पना रही और मैल्कम हेली जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने इसमें भरपूर सहयोग किया और दक्षिणी एशिया का या एशिया मेनलैंड का पहला नेशनल पार्क 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। तब उसे हेली नेशनल पार्क के रूप में जाना गया। बाद में आज़ादी के बाद अंग्रेजी प्रतीकों को हटाया गया तो इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं हुआ। इससे पहले रामगंगा नेशनल पार्क था और जब अंग्रेज शिकारी और कथा लेखक जिम कॉर्बेट का देहांत हुआ तो उनकी याद में इसका नाम फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। तो अपने आप में कॉर्बेट नेशनल पार्क नाना प्रकार के जीव जंतुओं का बायोडाइवर्सिटी का एक घर है। तो ये एक अपने आप में संरक्षण की एक शुरुआत थी भारत के अंदर और एशिया महाद्वीप के अंदर। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और 8 अगस्त 1936 को इसकी जो है स्थापना की गई थी ब्रिटिश टाइम में। और हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही साथ बाघों के साथ साथ ये अन्य जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। तो इसके स्थापना दिवस पर जो है विभिन्न लोग जो है खुशी मनाते हैं और हम लोगों के लिए गर्व की बात है। स्थापना दिवस है और मैं इस अवसर पर जो है सबको, सभी क्षेत्रवासियों को और सभी जो है वन जीव प्राणियों से जो प्रेम रखते हैं उन लोगों को जो है इस अवसर पर जो है बधाई देना चाहता हूँ आज के दिन पे। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगरों की संख्या बढ़ रही है, ये भी एक हमारे लिए शुभ संकेत है। निश्चित तौर पर आज का दिन हमारे लिए जो है बहुत खुशी का दिन है और कॉर्बेट से हमारे इस क्षेत्र में जो है रोजगार के अवसर भी जो है इसी से जुड़े हुए हैं और ये जो है यहाँ के पर्यटकों के लिए और यहाँ के जो है रोजगार से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए एक शुभ दिन है। कॉर्बेट 89 साल का सफर। 8 अगस्त 1936 में जब इस पार्क की हुई स्थापना तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। 1957 में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। शुरुआत में पार्क का क्षेत्रफल 324 वर्ग किलोमीटर था। 1967 में इसको बढ़ाया गया। पार्क में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समेत अन्य इलाके जुड़े। सभी इलाकों को जोड़कर कुल क्षेत्रफल 12,288.31 वर्ग किलोमीटर। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। देश भर के 9 टाइगर रिजर्व में से कॉर्बेट से हुई प्रोजेक्ट की शुरुआत। वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 260 बाघ हैं। उत्तरकाशी जनपद के धराली में बादल फटने की घटना पर लाल कुआं भाजपा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि धराली क्षेत्र में बादल फटने से हुई भीषण प्राकृतिक आपदा में भारी जनधन की क्षति की सूचना अत्यंत दुखद एवं मर्मांतक है। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना प्रकट की। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं ताकि दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि ये समय धैर्य, एकजुटता और मानवीय सेवा की भावना से एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी पीड़ितों के साथ है। उत्तरकाशी के धराली में जो अत्यंत भयावह प्राकृतिक आपदा आई है, निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड में जगह जगह से इस प्रकार की डरावनी सूचनाएं आती रहती हैं और
जो वहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार का पहाड़ है ढलानदार और पानी ऊपर से आया है, उसमें तो चेतावनी भी काम नहीं कर पाई। अत्यंत बेग के साथ और मलबे के साथ जो है पूरा एक कस्बा नष्ट हो गया। दूसरा पक्ष बचाव और राहत का है, जिसको सरकार मुस्तैदी के साथ कर रही है। भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार की सभी राहत की विंगें, स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन, जनता सब उसमें लगे हुए हैं। राहत दी जा सकती है, भविष्य में बचाव की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की आपदाएं भयावह तो होती हैं और अप्रत्याशित भी होती हैं। बचाना मुश्किल होता है, केवल बचाव कार्य किया जा सकता है, जिसको सरकार कर रही है। रक्षाबंधन के पर्व पर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। दुकानों में रंग बिरंगी राखियां और विभिन्न प्रकार की मिठाइयों की दुकानें भी सजने लगी हैं, जिसने ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। इस बार फैमिली कॉम्बो राखी और एडी अमेरिकन डायमंड राखी खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हर साल की तरह इस बार भी राखियों के डिज़ाइनों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर भाई बहन के लिए सेट में आने वाली राखियाँ, बच्चों के लिए स्पिनर और कार्टून राखी और महिलाओं के लिए चूड़ा पर बांधी जाने वाली लटकन राखी काफ़ी डिमांड में है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, जो हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। वहीं आचार्य विपिन थपलियाल ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का शुभ पर्व 9 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर के 2:11 से प्रारंभ होगा, जो 9 अगस्त के दोपहर 1:24 तक रहेगा। जो पूर्णिमा तिथि को ही विशेष मानकर राखी बांधना चाहते हैं, वे प्रातःकाल 9 अगस्त के प्रातःकाल से लेकर 1:24 तक मनाए जाएंगे। श्री राम समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ पर्व श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का शुभ पर्व 9 अगस्त 2025 के शुभ वेला पर पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर के 2:11 से प्रारंभ होगा, जो 9 अगस्त के दोपहर के 1:24 तक रहेगा। जो पूर्णिमा तिथि को ही विशेष मानकर राखी बांधना चाहते हैं, वह प्रातःकाल 9 अगस्त के प्रातःकाल से लेकर के 1:24 के अंतर्गत बांधे। वैसे रक्षाबंधन का शुभ पर्व पूर्ण रूप से पूर्ण दिवस माना जाएगा और आप सभी इस रक्षाबंधन को प्रेम पूर्वक मनाएं। मेरी अब भगवान से प्रार्थना है, भगवान भाइयों को दीर्घायु करे, बहन की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ मैं वाणी को आपको बता दें कि 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो विकास नगर के बाजारों में राखियों की दुकानें सज गई हैं और बहनें अपने भाइयों के लिए जमकर राखियां खरीद रही हैं। राखी के इस पर्व को लेकर बहनों में काफ़ी उत्साह देखा गया। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी भाइयों को अपनी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और राखी लेने आई हूँ अपने भाई के लिए और अपनी भाभी के लिए। रक्षाबंधन एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक रक्षा सूत्र है, जो पूरे वर्ष हमारे भाइयों की रक्षा करता है। और क्या कहना चाहते हैं? रक्षाबंधन हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस बात का कि हम लोग अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। कई बहनें बहुत दूर दूर से आती हैं, जो ड्यूटी में रहती हैं, बाहर रहती हैं, कई भाई लोग भी जाते हैं। तो ये एक त्यौहार ही नहीं, एक हमारा दिल से जुड़ा एक रिश्ता है, जो हम लोग हमेशा अपने भाइयों के साथ निभाते हैं। कैसा लग रहा है आपने राखी ली भैया भाभी के लिए? बहुत खुशी हो रही है कि मैं राखी लेने आई हूँ और मतलब एक इंटरनल इमोशन है ये हमारा, जो हमारे भाइयों से कनेक्ट रहता है कि यार हमें बांधनी ही बांधनी है। हम लोग इसे ऐसे नहीं मतलब कर सकते कि कोई नहीं भिजा देते हैं, वो होता है एक ऑप्शनल तौर पे हो जाता है, लेकिन दिल से यही होता है कि आप लोग खुद ही आके अपने भाइयों को राखी बांधें। क्या मांगा भाई के लिए? भाई के लिए हमेशा सफल रहे, खुश रहे, अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करे। आपका नाम? प्रिया। नौ अगस्त को पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इसी के मद्देनज़र विकास नगर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया।
स्कूली बच्चों के द्वारा घर से मिष्ठान और राखी बनाने का सामान लाकर राखी बनाई गई और मिष्ठान स्कूल में वितरण किया गया। आपको बता दें कि लगभग 150 बच्चों ने इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। रक्षाबंधन के त्यौहार पर छोटे छोटे भैया बहनों से राखी और मिष्ठान विद्यालय में मंगवाया गया और रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का जो त्यौहार है बड़े उत्साहपूर्वक सभी भैया बहनों के द्वारा मनाया गया है। इसमें बहनों द्वारा सभी भैयाओं को राखी बांधी गई और भैयाओं के द्वारा जो मिष्ठान लाया गया था वो सभी भैया बहनों में वितरण किया गया और सभी भैया बहन आज राखी के त्यौहार पर प्रसन्न है। सर, एक प्रोग्राम भी रखा आपने राखी मेकिंग का प्रोग्राम रखा था हमने, जिसमें भैया बहन अपने घर से राखी बनाने के लिए सामग्री लेकर आए थे और उन्होंने यहीं पर अपनी राखी तैयार की और वही राखी बहनों के द्वारा भैयाओं को बांधी गई। लगभग कितने बच्चों ने भाग लिया? लगभग 150 भैया बहनों ने इस रक्षाबंधन के कार्यक्रम में सहयोग किया है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 शातिर चोरों को दबोचा है। पुलिस ने गिरफ्तार किए चोरों को कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। कोतवाली लक्सर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का खुलासा करने के लिए टीम गठित कर गहन छानबीन करते हुए लक्सर क्षेत्र में ग्राम अकबरपुर को जाने वाली रोड पर स्थित खंडर के करीब 2 संदिग्धों अंकित व प्रणव को दबोचकर उनकी निशानदेही पर चुराई गई 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। थाना लक्सर में कल इंस्पेक्टर लक्सर और उनकी टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 1-1.5 महीने में वहाँ बाइक चोरी की कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो जिसमें इंस्पेक्टर और एसएसआई के नेतृत्व में टीमें बनी थी। तो कल उनको एक कामयाबी हासिल हुई, जिसमें इन्होंने 2 चोर जो कलिया थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं, जिसमें एक इनामी है थाना भगवानपुर से, 2 चोरों के साथ 5 बाइकों को पकड़ा है। तो 5 बाइकों में से 2 बाइकें ऑलरेडी थाना लक्सर में ही रजिस्टर्ड हैं FIR में, और बाकी का पता लगाया जा रहा है कि किस थाने से मिसिंग है, उनके मालिकों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो थाना लक्सर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जिसमें अच्छी बात यह है कि जो एक चोर है वो इनामी भी है 5000 का। तो ये सूचना आप तक देनी थी। थैंक यू। उत्तराखंड खासतौर पर फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।